नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन मेनली हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिंदी में अर्थ है संचालन प्रणाली। तो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है। जो सबसे सामान्य परिभाषा है इसकी और जो सबसे ज्यादा प्रचलित परिभाषा है उसके अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यह कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करने के लिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद लेता है, उनके थ्रू यह यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे एक डायग्राम की सहायता से कि किस तरह वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो एक कुछ इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों का या अनुदेशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर किया जाता है तथा यह कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं उन सबको मैनेज करने का कार्य भी करता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में सबसे पहले लोड होने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है और इसीलिए इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ओएस का कार्य अन्य प्रोग्राम्स तथा एप्लीकेशंस को रन कराना होता है तथा यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य ब्रिज की तरह कार्य करता है। तो आइए अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के मध्य ब्रिज की तरह कार्य करता है। यहाँ आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसा हमने इस डायग्राम में दिखाया है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, इसी प्रकार एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं और सभी यूजर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यूजर 1 कंपाइलर का प्रयोग कर रहा है, यूजर 2 टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करना चाह रहा है, यूजर 3 असेंबलर का और यूजर एन डेटाबेस सिस्टम का यूज करना चाह रहा है। यहाँ पर इन सभी एप्लीकेशन या सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए हमें कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता भी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश भेज सकते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह कार्य कर रहा है। अब यदि हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स की या इसके इवोल्यूशन के, अर्थात क्रमागत रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास कैसे हुआ और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस करते हैं वो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में डेवलप किए गए उन सब के लिए बेस की तरह कार्य करता है और इसी के ऊपर बेस्ड उबुंटू है, सोलरिस है, पॉसिक्स है, इस टाइप के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 में डेवलप किया गया था। इसके बाद में जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था माइक्रोसॉफ्ट का डॉस। इस माइक्रोसॉफ्ट डॉस अर्थात माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी वर्क किया जाता था वो कमांड लाइन के थ्रू किया जाता था, या कह सकते हैं कि नॉन ग्राफिकल वे में किया जाता था। यहाँ पे सिंपल कमांड्स दिए जाते थे और उन कमांड्स के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। यहाँ पर ग्राफिकल यूजर की फैसिलिटी नहीं थी, अर्थात एक यूजर देख नहीं पाता था कि वो काम कैसे कर रहा है, बल्कि कुछ सिर्फ कमांड्स दी जाती थी और उन कमांड के बेसिस पे कंप्यूटर कार्य करता था। इसका जो डेवलपमेंट है वो आईबीएम के लिए की आईबीएम के जो कंप्यूटर्स थे उनके लिए किया गया था और यह 1981 में डेवलप किया गया था। इसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकाश में आया वो था जीएनयू लाइनेक्स। तो जो जीएनयू लाइनेक्स प्रोजेक्ट था वो 1984 में डेवलप या क्रिएट किया गया था, जो कि यूनिक्स की तरह का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट था। इसके अंदर सोर्स कोड जो भी थे वो कॉपी किए जा सकते थे, मॉडिफाई किए जा सकते थे और रीडिस्ट्रीब्यूटेड भी किए जा सकते थे। अर्थात ये एक ओपन सोर्स की तरह कार्य करता था जिसके अंदर यूजर अपने हिसाब से उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता था। उसके जो भी कोड्स थे, उसका जो सोर्स कोड था उसको कॉपी भी कर सकता था और उसको किसी और को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता था।
इसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अर्थात 1985 में जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है उसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप करना स्टार्ट किया, और इसी की कड़ी में आज तक भी हम काम करते आ रहे हैं। जैसे हमने देखा होगा MS 95, 95, 98 आया, फिर 2000 आया, मिलेनियम एडिशन आया, NT आया, विंडोज 7 आया, विंडोज 10 आया। तो आज अधिकतर जो यूजर्स हैं वो विंडो 10 पे कार्य कर रहे हैं। तो वह इसी MS विंडोज की कड़ी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो जो एप्पल कंपनी थी उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए और वर्क स्टेशंस के लिए जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया वो ऑपरेटिंग सिस्टम था मैक ओएस, जिसको मैकिनटॉश भी बोलते हैं। इसको 2001 में डेवलप किया गया था और ये मैकबुक या iMac के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो था iOS। यह iOS मोबाइल जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल्स के अंदर प्रयोग किया जाता था। इसके अंदर यदि हम बात करें आईफोन की, आईपैड की, आईपॉड टच की, उन सभी में iOS का प्रयोग किया जाता है और इसका डेवलपमेंट 2007 में किया गया था और 2007 से यह लगातार यूज में आ रहा है। जो अभी सबसे ज्यादा प्रचलित मोबाइल्स हैं वो सभी एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल्स हैं, और ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल्स की तरफ से डिजाइन किया गया था ताकि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस उन सब के अंदर इसका प्रयोग किया जा सके, और 2008 से ही हम एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य गुणधर्मों की या उसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि हमने बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य रिसोर्सेज को और ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य काम है या मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, अर्थात उसका प्रबंधन करता है। यह प्राइमरी मेमोरी यानी रैम जो भी है उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसमें कौन कौन कितनी मेमोरी काम में आ चुकी है, कितनी मेमोरी खाली है, और कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम को कौन सी मेमोरी दी जा सकती है। इस टाइप की सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में रहती है, और जब भी कोई प्रोग्राम मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करता है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को मेमोरी एलोकेट करता है। जो अगला मुख्य कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है प्रोसेस या प्रोसेसर मैनेजमेंट। यह प्रोग्राम प्रोसेसर भी एलोकेट करता है, अर्थात यदि हम बात करें कि किसी कंप्यूटर के अंदर कोई सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेसर का मतलब है सीपीयू साइकिल्स की हम बात कर रहे हैं, कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर को सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है रन होने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको वह सीपीयू साइकिल्स प्रोवाइड करता है, और जैसे ही सीपीयू का यूज खत्म हो जाता है यह इसे उससे डीएलोकेट भी करता है। साथ ही साथ यदि किसी कंप्यूटर में एक से ज्यादा कोर्स हैं कंप्यूटर की यानी सीपीयू की, मल्टी कोर सीपीयू प्रोसेसर्स हैं वहां पे, तो कौन सा प्रोसेसर किस प्रोग्राम को एलोकेट करना है यह काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाता है। तीसरा जो मुख्य कार्य हम कह सकते हैं वो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सभी को कंट्रोल करना या उनका मैनेजमेंट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम इससे जुड़ने वाली सभी डिवाइसेस की जानकारी रखता है, इसीलिए इसे आईओ या इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन से प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए और कितनी देर के लिए दी जाए, और जैसे ही उस डिवाइस का काम खत्म होता है वो उसको उस डिवाइस को भी उस प्रोग्राम से डीएलोकेट कर देता है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक या वर्क है वो है फाइल मैनेजमेंट। रिसोर्स अलोकेट करने के साथ साथ यह फाइल्स के रूप में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी एलोकेट और डीएलोकेट करने का काम करता है। यह निर्णय लेता है कि कौन से प्रोग्राम को कौन सी फाइल कब एलोकेट या डीएलोकेट करनी है। अब अगर हम इसके सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो होते हैं कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सामान्यतया सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट और ईज ऑफ यूज के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो कितना अच्छा है या कितना बेहतर है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सिक्योरिटी की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। इसमें पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सेकंड है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, अर्थात किन पर्टिकुलर कंडीशंस में ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बेहतर कार्य करेगा। यह बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, और अगर आवश्यकता पड़े तो उनको कुछ अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता से रिमूव भी किया जा सकता है।
कॉस्ट की यदि हम बात करें तो ओएस की कॉस्ट इसके फीचर्स के आधार पर निर्धारित होती है। जैसे यदि हम बात करते हैं यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, लाइनक्स की, इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सभी सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं, अर्थात उनके लिए हमें कोई किसी भी प्रकार का पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि विंडो बेस्ड अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो उनकी एक निश्चित कीमत होती है। जैसे अलग अलग जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे हर एक की एक अलग अलग कीमत हो सकती है। इसी टाइप से यदि हम बात करें iOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, उनकी भी कुछ कीमत हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तो वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है ईज ऑफ यूज की बात करें यदि हम, तो कितनी आसानी से कोई यूजर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर पाता है, वो इसकी ईज ऑफ यूज कहलाती है। और जिन भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग होता है वो सभी यूजर के लिए बहुत ही आसान साबित होते हैं और यूजर उन्हें आसानी से प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसमें यूजर के लिए इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होते हैं। वो देख सकता है कि वो कैसे कार्य कर रहा है और कहाँ कहाँ कितना कार्य कर रहा है और किस तरह रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। लेकिन जो कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनमें यूजर्स को इस्तेमाल करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किन किन फील्ड्स में काम आता है, क्या क्या काम करता है और किस तरह काम करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए काम किया जाए तो उसे आसानी से यूज किया जा सकता है। यूजर्स को जितनी भी उसे माउस की हेल्प से या फिर अन्य किसी माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से उसको कंप्यूटर को जो भी कमांड देनी है वो उसको विजिबल होती है कि वो कैसे कमांड देगा, तो आसानी से वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर सकता है। दूसरा जो फायदा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वो है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम बात करें यहाँ पर कि डेटा तथा रिसोर्सेज एक कंप्यूटर में अगर अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि दूसरे कंप्यूटर्स पे भी उस डेटा को या उन रिसोर्सेज को शेयर किया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ये सब कार्य संभव है। अर्थात एक ही कंप्यूटर पर जो डेटा अवेलेबल है या उससे जो अटैच्ड रिसोर्सेज हैं उनको दूसरे यूजर्स के साथ भी आसानी से शेयर किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि ये सिक्योर होते हैं या सुरक्षित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें विंडोज में, तो विंडोज में इनबिल्ट विंडोज डिफेंडर होता है जो किसी भी प्रकार की हानिकारक फाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है तथा उन्हें कंप्यूटर में कॉपी होने से या कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने से रोक देता है और ऑटोमेटिकली उन्हें रिमूव भी कर देता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसके द्वारा हम कोई भी गेम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर उन्हें चला सकते हैं। हमने देखा है कि कई एंटरटेनमेंट के जो पर्पज हैं उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य कर सकता है। आप उसके अंदर कई प्रकार के गेम्स चला सकते हैं, मूवीज चला सकते हैं, ऑडियो या वीडियो फाइल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ आप डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका यूज करते हुए नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। कंपाइलर के साथ ऐसे प्रोग्राम्स को कंपाइल कर सकते हैं और उन लैंग्वेजेस के जो भी प्रोग्राम आपने डेवलप किया है उनके आउटपुट देख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें कंप्यूटर पर काम करने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए हो सकते हैं या किसी अन्य पर्पज के लिए हो सकते हैं, उस टाइप के एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम उन्हें भी ऑपरेट कर सकते हैं। लास्ट है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर हम बात करें तो वो फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं। जैसे मैं लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, वे ओपन सोर्स होते हैं। इन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक और फायदा ये है कि वो ओपन सोर्स होने के कारण उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें हम कॉपी कर सकते हैं और अपनी तरफ से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आशा है आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिस है वो पता चला होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, जिनमें मेनली हम बात करेंगे बैच प्रोसेसिंग की, मल्टी प्रोसेसिंग की, मल्टी प्रोग्रामिंग की और मल्टीटास्किंग की। आशा है आपको इस लेक्चर के सभी कंटेंट्स पसंद आए होंगे और आपको समझ आए होंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होने पर आप मुझसे बात कर सकते हैं।
कोरोना काल में आप घर पर रहिए और सेफ रहिए और लर्निंग कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।